Hello everyone, this is your educator and mentor Swati Chawla. I welcome all of you on this YouTube channel. So today in this video, we are going to discuss the sample paper issued by CBSE for the session 2024 and 25 और the subject रहेगा that is Information Technology subject code 402. इस एक सिंगल वीडियो में हम कंप्लीट सैम्पल पेपर को कवर अप करने वाले हैं, तो काफ़ी कुछ नया आप लोगों को सीखने वाला मिलने वाला है एंड मेक श्योर कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख रहे हैं. तो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो. पर बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सबसे पहला काम, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड एट द एंड अगर ये वीडियो पसंद आ जाए, आपको लगता है वर्थ वॉचिंग है, तो डेफिनेटली हिट दैट लाइक बटन एंड डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. और ये जो सैम्पल पेपर और मार्किंग स्कीम है, इसको डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो. राइट, सो ये हमारा है सैम्पल पेपर इशूड बाय CBSE फॉर द सेशन 2024 एंड 25. टाइमिंग्स जो आप लोगों की एग्जाम की रहेंगी दैट इज 2 आवर्स, और जो एग्जाम रहेगा दैट विल बी 50 मार्क्स. 50 मार्क्स फॉर थियोरेटिकल एंड 50 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल. तो आपका जो आपको भी पता है, जो आपका करिकुलम है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए आपका नॉर्मल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, ये आपका 10 मार्क्स का होगा. इसमें आपको टोटल 5 यूनिट्स कवर करनी है. टोटल क्वेश्चंस लिखे हुए हैं यहाँ पर, किस में से कितने टोटल क्वेश्चंस आएंगे. राइट, आप इसमें मार्क्स भी बना सकते हो, लाइक 1 का 1 है, 2 मार्क्स का 1 है, तो इसमें से 3 नंबर का आएगा 2, और 2 इसमें से 4 मार्क्स का आ जाएगा. इसमें से 1 का है, 1 2 का है, 3 3 3. राइट, तो इस तरीके की आपकी मार्किंग स्कीम रहेगी. मीन्स आपका जो सबसे ज़्यादा रहेगा दैट इज़ फ्रॉम द सेल्फ मैनेजमेंट स्किल. राइट, और इसमें आपके टोटल क्वेश्चंस जितने होंगे 6 में से 5 मीन्स एनी 4 अटैम्प्ट करने हैं, 5 में से एनी 3 अटैम्प्ट करने. और वहीं अगर हम बात करें सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स दैट इज़ पार्ट बी, तो आपका 40 मार्क्स का होगा. उसकी भी यहाँ पर आपको जो वेटेज गिवन है. देखो लॉन्ग क्वेश्चन जब 4 मार्क्स का हर एक यूनिट में से एक आएगा, यूनिट 3 में से वो 2 आएंगे. राइट, इसी तरीके से 1 मार्क्स के हर एक यूनिट में से 6 क्वेश्चन होंगे. 2 मार्क्स वाले यूनिट 2 और 4 में से 2 क्वेश्चन होंगे. यूनिट 1 और 3 में से एक होगा. राइट, चलिए, तो ये सारा ब्लूप्रिंट है, आप इसको देख सकते हो, अच्छे से पढ़ लेना. और अब हम आ जाते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट, मीन्स जो आपका सेक्शन ए है दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. ठीक है, अब जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें से अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें, आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, कि आपको इनमें से जो 6 क्वेश्चन गिवन है, इनमें से आपको किन्हीं भी 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. राइट, तो फर्स्ट इज द व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन अ वर्क प्लेस. कि आपका जो वर्क प्लेस एरिया मीन्स जहाँ पर हम लोग काम करते हैं. इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से हो रहा है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है अच्छे से कम्युनिकेट करना. रिड्यूसिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, क्या इससे मेरे ऑफिस के खर्चे बचते हैं, कम होते हैं. या फिर एनहांसिंग टीम कोलैबोरेशन एंड प्रोडक्टिविटी, टीम कोलैबोरेशन बढ़िया होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़कर इंक्रीज होती है. एम्प्लॉय की वेकेशन डेज इंक्रीज होते हैं, नो. इम्प्रूविंग ऑफिस एस्थेटिक्स, नो. तो जो करेक्ट आंसर मुझे लग रहा है दैट इज ऑप्शन बी, एनहांसिंग टीम कोलैबोरेशन एंड प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ कैन लीव विद क्रॉनिक एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस दस लीडिंग टू डैश स्ट्रेस. मीन्स अपने आप से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा करके रखना. ठीक है, हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ, अपने आप से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के रखना, और काफ़ी एंग्जाइटी होती है, तो ये आपका कौन सा स्ट्रेस होता है, इमोशनल स्ट्रेस. नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, John notices that the cost of raw material is lower in different supplier location compared to his current supplier. ठीक है, सपोज आई एम जॉन, तो मेरे पास काफ़ी सारे सप्लायर्स हैं डिफरेंट लोकेशन पर. तो मैंने देखा कि जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो जहाँ सप्लायर है, जिस लोकेशन पर है ना, वहाँ पर लोअर है. डिफरेंट लोकेशन मीन्स मेरा सप्लायर सपोज इस लोकेशन पर है, बट दूसरी वाली लोकेशन पर वहाँ पर कॉस्ट कम है. तो ही डिसाइडेड टू स्विच टू द न्यू सप्लायर. फिर मैंने क्या सोचा कि इसको छोड़ दो, जहाँ पर रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम है वहाँ उस सप्लायर लोकेशन पर मैं शिफ्ट कर जाती हूँ, वहाँ से सामान लेंगे ताकि मैं पैसे बचा सकूँ.
तो विच फंक्शन दैट द एंटरप्रेन्योर इज डूइंग, यहाँ पर वो क्या काम कर रहे हैं, मेक्स डिसीजन, डिवाइड्स इनकम, टेक रिस्क, इनोवेशन। तो यहाँ पर जो काम कर रहा है दैट इज डिसीजन मेकिंग, वो डिसीजन ले रहे हैं कि वहाँ पर रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम है तो मैं वहाँ पे शिफ्ट होकर वहाँ से सामान लूँ। इनकम डिवाइड नहीं कर रहा है वो, अपनी रिस्क भी नहीं ले रहा है बिकॉज उसे पता है कि हाँ वहाँ पर जो है वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम है। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, इमेजिन यू आर वर्किंग ऑन अ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट फॉर योर स्टडीज। करते रहते हो हर दिन चैलेंजिंग काम, ठीक है, एंड यू हैव अ टाइट डेडलाइन। मैथ्स टीचर हमेशा डेडलाइन देती हैं काम करने की, ठीक है। नो वन इज अराउंड टू चीयर यू ऑन और ऑफर एनकरेजमेंट। अब डेडलाइन का टाइम भी आ गया है, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट भी है, कोई आपको चीयर अप भी नहीं कर रहा है, बट यू नीड टू पुश थ्रू एंड कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो आपको अपना काम कंप्लीट करना है। तो इस चीज़ में अगर आपको कोई चीयर अप नहीं कर रहा तो आप काम कैसे करोगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो मुझे चाहिए ना दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। अगर मैंने अपने आप को मोटिवेट कर लिया तो चाहे कोई मुझे चीयर अप कर रहा है नहीं कर रहा, आई कैन इजीली डू दैट वर्क, राइट। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अडॉप्टेड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो आप लोगों का बनाता है दैट इज ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट इज व्हाट शुड यू डू टू एंश्योर सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। अगर आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करनी है सिक्योरली तो आप इसमें से क्या करोगे, कंप्यूटर को लॉक करोगे, उससे तो कुछ वो नहीं है। गिव क्रेडिट और बैंक डिटेल्स ओनली ऑन सेफ वेबसाइट, यस। एंटीवायरस यूज़ करना, डू नॉट यूज़ पायरेटेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। देखो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है दैट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, वो भी हद तक ठीक है, बट जहाँ पर मैं मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बात करूँ ना, अप्रोप्रिएट ऑप्शन, अगर मुझे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को सिक्योर करना है तो दैट मीन्स क्रेडिट कार्ड और बैंक की डिटेल्स जो मैं अपना कोई भी ऐसी अरी गहरी वेबसाइट पर नहीं डालूंगी, जो हमारी सेफ वेबसाइट्स हैं वहाँ पर डालेंगे, राइट। हाँ, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 हमें कहता है आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चंस गिवन है एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5। व्हाट इज अ स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो स्टाइल की अगर मैं बात करूँ तो क्या मेथड ऑफ टाइपिंग है, कलेक्शन ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, टूल फॉर ड्राइंग शेप, अ स्पेल चेक फीचर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। जो आपका स्टाइल है दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन। Next is, which of the following is an example of absolute cell reference? See, we are having 3 types of cell reference: relative, absolute और mixed. ठीक है। अब अगर मैं किसी अपने एक्सेल शीट में सेल के एड्रेस की बात करूँ तो लेट सपोज मेरे पास है A5, एक मैंने लिखा $A$5, एक मैंने लिखा $5 या फिर मैंने लिखा $A5। ठीक है। 3 टाइप की रेफरेंसिंग कौन कौन सी, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड और रिलेटिव। जो चीज़ मुझे फिक्स करनी है इधर रो या फिर कॉलम, उसके आगे मैं डॉलर सिंबल लगाती हूँ, ठीक है। अगर डॉलर सिंबल एक में भी नहीं है, ना रो के साथ ना कॉलम के साथ, तो वो आपका होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस। अगर डॉलर सिंबल दोनों के साथ है, रो के साथ भी कॉलम के साथ भी, तो वो आपका होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अगर डॉलर सिंबल किसी एक के साथ है, चाहे वो रो के साथ हो या वो कॉलम के साथ हो, तो वो आपका इस केस में क्या होगा, मिक्स्ड सेल रेफरेंस, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल फॉर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट मीन्स दोनों के आगे डॉलर सिंबल होना चाहिए, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज बाय डिफॉल्ट एक्टिव व्हेन द टेबल ऑफ कंटेंट, एंट्रीज और बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स इज ओपन। तो जब हम टेबल ऑफ कंटेंट वाला डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं तो 5 टैब्स मेरे सामने ओपन होती है। तो बाय डिफॉल्ट जो ओपन होती है दैट इज ऑप्शन डी, टाइप टैब। ठीक है। अगर आप चाहो तो आई कैन शो यू दिस ऑल्सो। यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर लेते हैं, करें। राइट, सो यहाँ पर हम इसको ओके कर देते हैं, इंसर्च पर गए एंड देन टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास देखो 5 टैब्स हैं टोटल, सॉरी 5 टैब्स आर देयर, टाइप, एंट्रीज, स्टाइल, कॉलम्स एंड बैकग्राउंड। Okay, so by default जो मेरी ओपन हुई है that is tab, type tab, right? चलिए, now next is fourth part, which of the following is true about track changes feature of writer?
ये जो ट्रैक चेन फीचर है इसके बारे में आपको ट्रू बात बतानी है कि सही पॉइंट कौन सा है। तो इसका अगर मैं फर्स्ट पार्ट देखूं, यू कैन नॉट रिकॉर्ड अ चेंज मेड इन द डॉक्यूमेंट, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, अगर आपने डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस करें तो हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आपको ट्रू वाली बतानी है। अ कमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑथर ओनली कैन बी डिलीटेड। देखो आपका जो मार्किंग स्कीम इसका आंसर है ना, तो वो ऑप्शन बी गिवन है। सी भी क्लियर कट आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। एनी चेंज मेड टू द डॉक्यूमेंट इज परमानेंट, ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी आप चेंजेस करो वो परमानेंट हो, ऐसा नहीं होता। आप उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है पॉइंट बी की। अ कमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑथर ओनली कैन बी डिलीटेड। अगर मैं आपकी मार्किंग स्कीम की बात करूँ ना, तो वहाँ पर इस स्टेटमेंट को ट्रू बोला गया। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। राइट, क्वेश्चन 2 की अगर मैं फोर्थ पार्ट की बात करूं तो उसको ये स्टेटमेंट को ट्रू बोल रहे हैं। बट अगर मेरे से अकॉर्डिंग पूछो तो इस कमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑथर ओनली, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पर्टिकुलर ऑथर का ही कमेंट डिलीट कर सकती हूँ, मैं किसी भी ऑथर का कमेंट डिलीट, मीन्स ऑथर जो कोई भी अपना किसी का भी कमेंट डिलीट कर सकता है। ठीक है, अगर मैं इसकी यहाँ पर CBSE अकेडमिक की वेबसाइट पर गए और स्किल एजुकेशन पर गए, यहाँ से बुक्स पर गए, 9th 10th पर गए, IT क्लास 10th, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं सर्च करती हूँ, लेट सपोज ऑथर, ठीक है, भाई ट्रैक चेंज वाला ऑप्शन ओपन हो गया। ऑल द चेंजेस दैट आर रिकॉर्डेड कैन बी आइदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द ओरिजिनल ऑथर। ठीक है, और ऑथर कहाँ पर आ रहा है? Once the editing is done, original author may accept the change made to the document, accept भी कर सकता है, और जो original author है डॉक्यूमेंट का वो changes को reject भी कर सकता है। ओके, और आ रहा है यहाँ पर after the review is done, the original author of the document has the option to accept or reject the changes। ठीक है, original author of the document के पास ऑप्शन आता है कि चेंजेस को एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। ओके, तो इसमें मैं अगर कमेंट वर्ड यूज देखूं, कमेंट, हाँ डिलीटिंग कमेंट वाला ऑप्शन है ना। अ कमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑथर ओनली कैन बी डिलीटेड। टू डिलीट एनी कमेंट, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो एंड दिस अ पॉपअप मेन्यू विल बी डिस्प्लेड। इट गिव्स द ऑप्शन टू डिलीट ओनली द करंट कमेंट, ऑल कमेंट्स बाय अ पर्टिकुलर ऑथर एंड टू डिलीट ऑल द कमेंट। ठीक है, सो दैट मीन्स मैं पर्टिकुलर ऑथर का जो है कमेंट डिलीट कर सकती हूँ, बट क्या सिर्फ उसी पर्टिकुलर ऑथर का कर सकती हूँ? डिलीट ओनली द करंट कमेंट, ऑल कमेंट्स। देखो मैं ऑल कमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑथर एंड टू डिलीट ऑल कमेंट्स, मैं सारे कमेंट्स भी डिलीट कर सकती हूँ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर नन ऑफ दी अबव होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में ज़रा बताना कि आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पर। इमेजिन यू आर अ फाइनेंशियल एनालिस्ट tasked with analyzing quarterly sales data for a multinational corporation. The data is stored in the separate sheet में डेटा है, each representing sales figure from different regions. How can you efficiently view and compare quarterly sales data from multiple regions into a single spreadsheet? तो consolidate का आंसर आएगा। कंसोलिडेट वर्ड मुझे फिफ्थ के बी पार्ट में दिख रहा है, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज सोअर लोअर बैक इज कोस्ड ड्यू टू नो लंबर सपोर्ट। अगर सपोर्ट नहीं होगा पीछे तो आपको लोअर बैक की प्रॉब्लम होगी। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रेडशीट फाइल? तो स्प्रेडशीट फाइल की एक्सटेंशन होती है मेरे पास .ods,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू ओपन द टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स। तो अगर मुझे अपना टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है उसके लिए जो शॉर्टकट की रहेगी दैट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। फाइल में गए, यहाँ से टेम्पलेट पे गए, अब मैनेज टेम्पलेट में देखो शॉर्टकट की लिखी आ रही है दैट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। Now next is which style category would you use to format a section containing text, graphics and list। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो वहां पर आपका यूज होता है फ्रेम स्टाइल। नेक्स्ट इज इट इज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स विच इज क्रिएटेड व्हाइल पोजिशनिंग एनी इमेज। रेफरेंस पॉइंट की बात हो रही है तो आंसर क्या आ जाएगा, एंकरिंग। Now next is fifth part, which of the following is an invalid macronym। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मैक्रोनेम इनवैलिड है, ठीक है। वन फॉर्मेट वर्ड, फॉर्मेट स्पेस वर्ड, फॉर्मेट इनटू वर्ड, फॉर्मेट अंडरस्कोर वर्ड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, गड़बड़ इसमें तो है ही, ठीक है, बिकॉज इनवैलिड अगर क्वेश्चन में है इनवैलिड मैक्रोनेम तो ये ऑल दीज थ्री आर इनवैलिड, ठीक है। अगर क्वेश्चन में होता वैलिड तो सिर्फ ये फॉर्मेट अंडरस्कोर वाला वैलिड है, ठीक है। रीजन मैं आपको दिखाऊं कि आपका जो मैक्रो है वो ना तो डिजिट से स्टार्ट होगा, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, आपका मैक्रो 1 से स्टार्ट नहीं हो सकता, स्पेस नहीं हो सकता, स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता एक्सेप्ट अंडरस्कोर। सो दैट मीन्स ये तीनों के तीनों इनवैलिड हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर आपकी बुक में जो आपका CBSE स्टडी मटीरियल है यहाँ पर मैं आपको मैक्रो में रूल्स दिखाऊँ इसके, हाँ हियर ये आप लोगों के मैक्रो के रूल्स हैं कुछ, तो ध्यान से देखो। बिगिन विद अ लेटर वाइल नेमिंग अ मैक्रो मॉड्यूल और लाइब्रेरी नेम, ये वाले रूल्स आपने फॉलो करने हैं। बिगिन विद अ लेटर, लेटर से स्टार्ट हो सकता है, दैट मीन्स डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। नॉट कंटेन स्पेसिस, उसमें स्पेसिस नहीं होने चाहिए। नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट फॉर अंडरस्कोर, सिर्फ अंडरस्कोर हो सकता है, उसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इनवैलिड पूछा है तो ये तीनों के तीनों इनवैलिड हैं। अगर वैलिड पूछा है तो सिर्फ फॉर्मेट अंडरस्कोर वर्ड वाला क्या है, वैलिड है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, फॉर्मेट इनटू वर्ड। वैसे तो पहले तीन ही आपके इनवैलिड हैं, ठीक है, तो इन्होंने फॉर्मेट इनटू वर्ड लिख दिया। अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट जो डिजिट से स्टार्ट हो रहा है वो भी इनवैलिड है, सेकंड भी इनवैलिड है बिकॉज उसमें स्पेस आ रहा है। नाउ नेक्स्ट इज इसी का सिक्स्थ पार्ट, अ फ्रेश फूड कैफेटेरिया हेल्प्स टू मेंटेन द डैश ऑफ द एम्प्लॉय। अगर आपका जो फूड कैफेटेरिया वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बढ़िया है, फ्रेश फूड वहाँ पर मिलता है, तो आपके जो एम्प्लॉयज़ की हेल्थ है वो बढ़िया रहेगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन गिवन है एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू जंप टू अ डिफरेंट स्प्रेडशीट फ्रॉम द करंट स्प्रेडशीट। एक से दूसरी शीट पर जंप करने के लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन रहता है, हाइपरलिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड यूजिंग लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम डेटा को मैनिपुलेट और स्टोर कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं डेटा की, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। मेल मर्ज वाला ऑप्शन हम इसमें परफॉर्म नहीं कर सकते। द डिटेल्स एसोसिएटेड विद एन एंटिटी इज कॉल्ड डैश। अब देखो इसकी अगर मैं आपकी मार्किंग स्कीम की बात करूं, क्या आपकी मार्किंग स्कीम है, वी आर एट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, तो क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में आपको आंसर क्या गिवन है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो फिलहाल मेरे ऑप्शंस में ही नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं आपकी बात करूं इसका जो क्वेश्चन होता कि फुल फॉर्म ऑफ अगर आ जाए JPEG, JPEG का फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। एक आपका जो इमेज फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन होती है PNG और एक मेरे पास होती है JPEG, ठीक है। तो PNG की फुल फॉर्म आपकी रहेगी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स और जो JPEG है उसकी फुल फॉर्म रहेगी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। अब जो आपका क्वेश्चन था कि डिटेल्स एसोसिएटेड विद एन एंटिटी, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा एंटिटी, यस, द डिटेल्स एसोसिएटेड विद द एंटिटी आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, एट्रीब्यूट्स।
ये आपको इसलिए सीबीएसई स्टडी मटेरियल में साथ में ओपन करके दिखा रही हूँ सो दैट आपको पता लगे कि आपको जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो सीबीएसई स्टडी मटेरियल से ही करनी है। और आप जो मेरे चैनल पर वीडियोस देखोगे वो सारी की सारी कंप्लीटली फॉलो कर रही है सीबीएसई स्टडी मटेरियल को, तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल की वीडियोस को रिलाई कर सकते हो। और अगर आपको नोट्स परचेज करने, जो पीपीटीज हैं, एनसीईआरटी बुक की जो सॉल्यूशंस हैं, उसको जो परचेज करने का लिंक है वो भी मैं आपकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड ऑन कर दूंगी, तो वहाँ से आप अपना परचेज कर सकते हो। चलिए, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो गया दैट इज ऑप्शन बी, एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट इज द डैश डेटा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स। तो स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास इसका आंसर आएगा अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक में आपका क्या होता है कि आपका जो है उसमें मैं लेटर्स भी ले सकती हूँ, नंबर्स भी ले सकती हूँ, स्पेशल कैरेक्टर्स भी ले सकती हूँ। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट की बात करूँ, देखो एट्रीब्यूट्स, उसका आंसर इन्होंने मुझे यहाँ पर दे दिया, ठीक है। तो इनडायरेक्टली इसका आंसर मुझे नीचे वाले पार्ट के साथ दे दिया और इसका आंसर नहीं गिवन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका अल्फा न्यूमेरिक। नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ हैजार्ड्स कैन अकर इन आईटी इंडस्ट्री। तो आईटी इंडस्ट्री में जो भी हैजार्ड्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एर्गोनॉमिक। नेक्स्ट इज 6th पार्ट, इन अ क्वेरी डिजाइन विजार्ड which of the following button is clicked to move a field from available field list box to field in the query list box। तो उसके लिए आपकी ये वाली की होती है, मीन्स ये वाला बटन होता है, which is at option A। So correct answer is option A। Next is question number 5, identify the mode where we can modify in the structure of a table। तो अगर मुझे टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करने से, डेटा शीट व्यू आपका वो व्यू होगा जहाँ पर आप रिकॉर्ड्स एंटर करोगे, डेटा एंटर कर रहे हो, बट मुझे क्या करना है, मॉडिफाई करना है टेबल का स्ट्रक्चर। टेबल का स्ट्रक्चर आपका मॉडिफाई होता है डिजाइन व्यू में। ये यहाँ पर ए सी बी ऑप्शंस गिवन है आई थिंक, हाँ। तो आपका जो आंसर होगा दैट इज डिजाइन व्यू। ऑप्शन देख लेते हैं इन्होंने सी लिखा है या बी लिखा है, हाँ ऑप्शन सी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया डिजाइन व्यू। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ क्वेरी इन अ डेटाबेस। क्वेरी मीन्स आपको कोई टेबल गिवन है, आप वहाँ पर कोई अपना कंडीशन लगा रहे हो जिसकी बेसिस पर आपको अपने रिकॉर्ड्स रिट्रीव होकर के मिलेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग द डेटा ऑफ क्लास 10th, मैंने बोला कि आई वांट टू रिट्रीव दो स्टूडेंट्स जिनके जो मार्क्स हैं विच आर अबव 90%। तो यहाँ पर मैंने क्वेरी लगाई, रिकॉर्ड्स मुझे रिट्रीव होकर के मिल रहे हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज टू रिट्रीव स्पेसिफिक डेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फॉर्म्स। इसमें से कौन सी चीज फॉर्म को लेकर के ट्रू नहीं है, दैट मीन्स फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। इट इज द फ्रंट एंड फॉर डेटा एंट्री, यस। इट कैन कंटेन टेक्स्ट फील्ड, यस। ग्राफिक्स कैन बी इंसर्टेड ऑन द फॉर्म, यस। इट कैन एक्सेप्ट ओनली फिक्स्ड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, नो। इसमें आप ऐसा नहीं है कि अगर कैन एंटर एनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड, तो ये आपका जो नॉट ट्रू है दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन द प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोसीजर विल रिड्यूस, उसकी जो लायबिलिटी है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इग्निशन सोर्सेज ऑफ ओपन फ्लेम। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, स्पेस हीटर। स्पेस हीटर इग्निशन सोर्स ऑफ ओपन फ्लेम का एग्जाम्पल नहीं है। विच एक्शन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हेल्दी एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, कि इनमें से आप क्या करो, कौन सा एक्शन परफॉर्म करो कि आपका जो एनवायरनमेंट है हेल्दी एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट हो जाए। कीपिंग इमरजेंसी एग्जिट क्लियर, यस। लीविंग केबल्स लूज ऑन द फ्लोर, नो। इग्नोरिंग सेफ्टी वार्निंग्स, नो। यूजिंग अनअप्रूव्ड सॉफ्टवेयर, नो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कीपिंग इमरजेंसी एग्जिट क्लियर। यहाँ तक हमारा जो है सेक्शन ए कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर, दैट इज सेक्शन बी एंड विच इज सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें आपके जो 6 to 10 गिवन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 मीन्स ये आपको जो 4 क्वेश्चन गिवन है, 5 सॉरी, टोटल 5 क्वेश्चन गिवन है एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी। तो सबसे पहले मुझे गिवन है, इमेजिन यू आर अ हाई स्कूल स्टूडेंट वर्किंग ऑन अ ग्रुप साइंस प्रोजेक्ट। You present your part of the project to your group, but you are not sure if it meets the expectations or aligns with what the group needs. Why is it important for your classmates to give you feedback in this situation? क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को
कि आप एक हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, आप एक साइंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो कि एक ग्रुप प्रोजेक्ट है, ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप में बैठ करके बनाना है। ठीक है, आपने क्या किया, हर एक को जो आपके ग्रुप का लीडर था उसने टास्क असाइन कर दिया कि इस स्टूडेंट ने ये काम करना है, इसने ये काम करना है, इसने ये काम करना है। अब आपने अपना काम अच्छे से कर लिया, पूरे अपना जो प्रेजेंटेशन बनाई थी आपने, जो अपने ग्रुप को प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना है वो आपने प्रेजेंट कर दिया, बट आप श्योर नहीं हो कि क्या ये जो ग्रुप के रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा मेरा प्रोजेक्ट। तो अब ये ऐसा ज़रूरी क्यों है कि आपको जो आपके क्लासमेट्स हैं वो फीडबैक दें, कि आपका कोई भी कम्युनिकेशन तभी पूरा होगा जब उसके अंदर फीडबैक हो। फीडबैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड इफ़ यू वर्क अलाइंस विद ग्रुप एक्सपेक्टेशंस और नॉट, कि अगर आपको फीडबैक लोगे अपने क्लासमेट्स से ऑब्वियसली ज़रूरी है, तो आपको ये पता लगेगा कि आपका जो ग्रुप है आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपकी ग्रुप की एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा। अगर कहीं पर इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट्स है वो भी आप डिस्कस कर सकते हो, उसको इम्प्रूव कर सकते हो। प्लस आपके जो प्रोजेक्ट का गोल है जो आपने सेट किया था कि मुझे इसको अचीव करना है वो अचीव हो जाए अच्छे से, तो ये भी आपको किससे पता लगेगा, विद द हेल्प ऑफ फीडबैक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट द वेज इन विच एन एंटरप्रेन्योर अफेक्ट्स अ सोसाइटी। कि हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सोसाइटी को भी इफेक्ट करते हैं। अब किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, आपके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, बिजनेस कहाँ पर रन कर रहे हैं, मार्केट में। ठीक है, अब जो वो मार्केट है, सोसाइटी है, वो वहाँ से रॉ मटेरियल कुछ भी जो उन्होंने प्रोडक्ट परचेज करना है वो परचेज करेंगे। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर्स उनको बदले में सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। तो जब पीपल बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं एक दूसरे से, तो सबकी हेल्प हो रही है, बिकॉज एवरीवन इन्वॉल्व मेक्स मनी। दिस इज हाउ एंटरप्रेन्योर्स हेल्प इन ग्रोइंग द एरिया एंड सोसाइटी दे लिव इन। ठीक है, तो इस तरीके से सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल हो रही है, बिकॉज जो सोसाइटी के रिक्वायरमेंट्स हैं एंटरप्रेन्योर्स वो चीज़ मार्केट में लाते हैं, तो भी वो सोसाइटी को ही बेनिफिट मिल रहा है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, अमित फ्रिक्वेंटली एक्सपीरियंसेस low performance on his computer when working with large spreadsheets and multiple applications। कि अमित क्या कर रहा है, मल्टीपल एप्लीकेशंस पर काम कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस जो है कंप्यूटर की स्लो हो गई है। फिर उसने देखा कि उसका जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो भी लैपटॉप है, वो बार बार बीच में फ्रीज हो रहा है, लैग हो रहा है। कब हो रहा है, जब वो एक से दूसरे प्रोग्राम में शिफ्ट कर रहा है। What should Amit do to improve his computer performance in handling large spreadsheet and multitasking? अगर उसको बहुत सारे काम एक साथ करने हैं, बहुत सारी बड़ी स्प्रेडशीट पर काम करना है, तो वो क्या करेगा, जो भी आपके सिस्टम की टेम्परेरी फाइल्स हैं उन सबको जो एकदम डिलीट कर देगा, कैश फाइल्स को रिमूव कर देगा, जो भी अननेसेसरी फाइल्स, अननेसेसरी डेटा है उसको वो डिलीट कर देगा। ठीक है, प्लस वो देखेगा कि कौन सी फाइल्स है जो हार्ड डिस्क में बहुत ज़्यादा स्पेस ले रही हैं, उसको हटा देगा। डिस्क क्लीनिंग सॉफ्टवेयर आते हैं वो यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे काफ़ी सारे आपके ऑप्शंस हैं कि आपके जो सिस्टम की स्पीड है उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। नाउ नेक्स्ट इज हाउ कैन यू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल तो आप सारे के सारे हो, ठीक है, अब जो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको किस तरीके से मैनेज करना है वो बताना है आप। तो सबसे पहले तो आप अपने इमोशंस को, आपकी भावनाओं को समझोगे। ऑब्जर्व योर बिहेवियर एंड नॉट द थिंग्स यू नीड टू वर्क ऑन। यू कैन देन वर्क ऑन द थिंग्स यू नीड टू इम्प्रूव। जो आपको लगता है कि जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर आप अपना काम स्टार्ट करो। नेक्स्ट पॉइंट इज रैशनलाइज। डू नॉट टेक डिसीजंस एब्रप्टली, बी रैशनल इन योर थिंकिंग। हड़बड़ाहट में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ कर सारे डिसीजन लेने हैं। प्रैक्टिस, क्या प्रैक्टिस करोगे, मेडिटेशन और योगा, सो दैट आपका दिमाग शांत रहे, आप अपने आप को काम रख सको। Now next is question number 10. How can individuals contribute to a sustainable future? तो अगर हमारे को सस्टेनेबल फ्यूचर चाहिए हो तो हम मीन्स एज एन इंडिविजुअल उसमें किस तरीके से योगदान दे सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, 3 चीज़ें पढ़ी हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, वो कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। इंडिविजुअल्स कैन कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल फ्यूचर बाय रिड्यूसिंग वेस्ट। जो भी आपका वेस्ट है उसको रिड्यूस कर दोगे, कम कर दोगे, रिसाइकलिंग करोगे, रीयूज करोगे जहाँ पर पॉसिबिलिटी हो, एनर्जी को कंजर्व करोगे, सेव करोगे, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे, रिसाइकलिंग करोगे, यूजिंग सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करोगे, बार बार अपनी कार से जाने के बजाय जो लोकल बसेज हैं वो यूज़ करोगे, और स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज। जो भी आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं उनके बारे में एक जागरूकता अभियान आप चला सकते हैं, अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं, राइट।
ये सारे कुछ पॉइंट है जो आप यूज़ कर सकते। नाउ नेक्स्ट इज आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस। अब ये है क्वेश्चन नंबर 11 to 16। यहाँ पर आपको क्या करना है, एनी 4 यू हैव टू अटेम्प्ट, ठीक है, और ये 2 मार्क्स के। क्वेश्चन 11 कहता है डिस्क्राइब द स्टेप्स टू क्रिएट अ कस्टम स्टाइल नेम्ड माई स्टाइल 1 यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। अब आपको क्या करना है, कस्टम स्टाइल मीन्स खुद का स्टाइल बनाना है। स्टाइल का नेम है माई स्टाइल 1 और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से क्रिएट करना है, उसके स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है। इस स्टेप्स वर्ड को मैंने सर्कल इसीलिए करा है बिकॉज मैं जब भी मीन्स कोई भी वीडियोस अपलोड करती हूँ मुझे मोस्टली आप लोगों की तरफ से कमेंट या फिर मैसेज क्वेरी आती है कि मैम स्टेप्स वाले क्वेश्चंस करने हैं या नहीं करने, क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे, और मैं इस चीज़ का रिप्लाई देते देते थक जाती हूँ, ठीक है। बट स्टिल मेरे पास ये क्वेरीज बहुत आती है। तो आपके सामने ये CBSE का सैम्पल पेपर है, तो स्टेप्स पूछे गए हैं। अगर आपका टारगेट 50 आउट ऑफ 50, 100 आउट ऑफ 100 है तो डेफिनेटली आप कोई भी चीज़। सेकेंड थिंग, स्टेप्स वाले क्वेश्चंस मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिकल वीडियोस देखो, सारा का सारा उसमें प्रैक्टिकली परफॉर्म किए। जब वो कंसेप्ट आपको अप्लाई करना आ गया तो डेफिनेटली आप उनके जो स्टेप्स है अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। यू कैन राइट दो स्टेप्स इन योर ऑन वर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम कस्टम स्टाइल अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ, राइट, कुछ ये रैंडम टेक्स्ट है। अब मैं यहाँ पर अपना कस्टम स्टाइल क्रिएट कर रही हूँ यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। सो सबसे पहले मैं वो स्टाइल अपना उस टेक्स्ट पर अप्लाई करूँगी जो मुझे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर ये वाला फॉन्ट चाहिए स्टाइल, ये बोल्ड चाहिए। फॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये कर देते हैं, ठीक है। और ये मुझे कलर चाहिए और यहाँ से ये मुझे पीछे हाईलाइटर चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो कर दोगे। यहाँ से कि आपको किस टाइप का बनाना है, सपोज मुझे कैरेक्टर स्टाइल बनाना है, इस स्टाइल को उठा करके यहाँ पर ड्रॉप कर दो, ड्रैग एंड ड्रॉप, क्या आ गया। अब ये आ रहा है एंटर न्यू स्टाइल नेम। न्यू स्टाइल का नेम क्या देना है, माई स्टाइल 1, ठीक है। इसको मैंने कर दिया ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका माई स्टाइल 1 आ गया, ये आपका कस्टम स्टाइल क्रिएट हुआ यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। अब अगर सपोज आपको यहाँ पर चाहिए, आप इसको क्लिक कर दो, ये स्टाइल आपका यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमने अपना कस्टम स्टाइल क्रिएट किया। नाउ सी द स्टेप्स। स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग साइड बार हमने यहाँ से ओपन कर लिया था, ये यहाँ से। क्या आप चाहो तो इसकी शॉर्टकट की F11 वो भी यूज़ कर सकते हो, प्लस स्टाइल्स वाले मेन्यू में जाकर भी आप मैनेज स्टाइल पे जाकर के ये बॉक्स ला सकते हो, ठीक है। राइट क्लिक ऑन एनी एग्जिस्टिंग स्टाइल दैट इज सिमिलर टू द डिजायर्ड माई स्टाइल 1 और स्टार्ट विद द डिफॉल्ट स्टाइल। मीन्स जो भी आपने स्टाइलिंग अप्लाई करनी हो वो कर दो। फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर लोगे, फिर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया हमने स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग साइड बार पर, या फिर कस्टम स्टाइल का नेम दे दिया माई स्टाइल 1 और ओके पर क्लिक कर दिया। तो वही सारी चीज़ें जो भी हमने करी हैं उसी को इन्होंने स्टेप्स में बना करके लिख दिया, राइट। नाउ नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 हमें कहता है लिस्ट एंड एक्सप्लेन 2 कॉमनली सेफ्टी हैजार्ड्स इन अ वर्क प्लेस। तो आपका वर्क प्लेस एरिया है, वहाँ पर आपको हेल्थ और सेफ्टी हैजार्ड बताने, ठीक है। सेफ्टी हैजार्ड है या फिर हाँ 2 कॉमन सेफ्टी हैजार्ड्स पूछ, ठीक है। तो आपको सेफ्टी किस किस से रखनी है, स्लिप्स, ट्रिप्स एंड फॉल्स। वो ये चीज़ पढ़ते सिर्फ मेरे माइंड में आता है ना सॉन्ग, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, स्लिप्स, ट्रिप्स एंड फॉल्स। अगर कहीं पर वेट फ्लोर है, फर्श गीला है तो भी फिसल के गिर जाते हैं। कहीं केबल्स लूज ऐसी उलझी हुई पड़ी है, क्लटर्ड वॉकअवेज है तो भी हम गिर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल हैजार्ड से भी आपको सेफ्टी रखनी है कि कोई तार खराब है, ओवरलोड तो नहीं हो रहा है सर्किट, कोई एक्सपोज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ना हो। मैनुअल हैंडलिंग इंजरीज मीन्स अगर कोई आप बहुत भारी सामान उठा रहे हो तो ध्यान से उठाएं, कहीं आपको स्ट्रेन स्प्रेन कोई मोच ना निकल जाए, कहीं दर्द ना निकल जाए। अगर आपको लगता है किसी की हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो आप ले सकते हो, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द यूज ऑफ व्हाट इफ सिनेरियोज। अब व्हाट इफ सिनेरियोज क्या होते हैं, इट इज यूज टू एक्सप्लोर एंड कंपेयर वैल्यूज। देखो आप पहले एग्जाम्पल समझो, इसका मैंने प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन भी कर रखा। हमने सिंपल इंटरेस्ट का एग्जाम्पल लिया था कि अगर मेरे पास लेट सपोज प्रिंसिपल की वैल्यू
1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और टाइम 2 ईयर्स है, ठीक है। तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? राइट। इसी के साथ अगर मैं कह देती हूँ कि हमारा जो प्रिंसिपल की वैल्यू है वो 1000 से हटा करके मैं 2000 कर रही हूँ, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू 5 से हटा करके मैं 10% कर रही हूँ, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? टाइम की वैल्यू 2 से हटा करके 5 ईयर्स कर रही हूँ, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? ठीक है, मीन्स मैं कंपेयर कर रही हूँ काफ़ी सारी वैल्यूज़ को चेंज करके। व्हाट इफ़ कि अगर मैं ये वैल्यू कर दूँ तो मेरे सिंपल इंटरेस्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसको हम बोलते हैं व्हाट इफ इन सिनेरियोज। It is used to explore and compare various alternatives depending on changing conditions. मैंने कंडीशन चेंज कर दी कि प्रिंसिपल की वैल्यू चेंज कर दी, रेट ऑफ इंटरेस्ट की कर दी, टाइम की कर दी, तो काफ़ी सारी वैल्यूज़ मैंने कंडीशंस चेंज कर दी। इट कैन बी यूज्ड इन बिगिनिंग ऑफ एनी प्रोजेक्ट टू ऑप्टिमाइज द आउटपुट। दिस टूल इज यूज टू प्रेडिक्ट द आउटपुट। आउटपुट प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा while changing the inputs which reflect the output, and thus one can choose the best plan of action based upon it. Now next is how to merging and comparing spreadsheets different in Excel. तो merging और comparing में क्या डिफरेंस है? मेरे पास दो स्प्रेडशीट हैं। मर्ज का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना, ठीक है। कि मेरे पास काफ़ी सारे स्प्रेडशीट्स हैं, उसको मैं मर्ज कर रही हूँ, कंबाइन कर रही हूँ सिंगल स्प्रेडशीट में, उसको हम बोलते हैं मर्जिंग द स्प्रेडशीट। तो ये बेसिकली मीन्स कि आपका जो हम कंसोलिडेशन करते हैं, डेटा कंसोलिडेशन, उसमें भी हम अपनी जो स्प्रेडशीट है उसको क्या करते हैं? एक तरीके से मर्ज कर रहे हैं। नेक्स्ट है मेरे पास कंपेयरिंग स्प्रेडशीट। कंपेयर का मतलब क्या है कि आपके पास दो स्प्रेडशीट है, आप कंपेयर कर रहे हो कि उनमें क्या क्या चेंजेस हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज हैं, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो उनको कंपेयर करके, तो तब हम क्या यूज़ करेंगे? कंपेयरिंग स्प्रेडशीट। नाउ नेक्स्ट इज डिस्क्राइब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी देखो, जब भी मैं अपना दो टेबल पर काम करूँगी, ठीक है, तो तब मेरे पास वो फॉरेन की रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कंसेप्ट आता है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इंश्योर्स दैट रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल इन अ डेटाबेस रिमेन्स कंसिस्टेंट, कि आपका जो रिलेशन है दोनों टेबल्स के बीच में वो एक्यूरेट रहे, कंसिस्टेंट रहे। इट मीन्स कि आपका जो फॉरेन की है वन टेबल मस्ट मैच अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल, कोई एक्स्ट्रा वैल्यू ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूँ, लेट सपोज, ठीक है, नाउ लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर एक स्टूडेंट नेम से टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, हो गया, और ये परसेंटेज। इस स्ट्रीम में मैंने लिखा आर्ट्स, कॉमर्स और आर्ट्स, ये तीन बच्चे हैं मेरे पास, ठीक है। एक मेरे पास स्ट्रीम नेम से टेबल है, यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रीम नेम से कॉलम है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा आर्ट्स और कॉमर्स। अब जब तक मेरे पास एक साइंस की स्ट्रीम अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर कोई बच्चा साइंस नहीं ले सकता, ठीक है। ये दैट मीन्स हमने क्या बना दिया? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कंसेप्ट चाहिए कि जब तक स्ट्रीम टेबल में मेरे पास सिर्फ क्या है कि जो जो स्ट्रीम्स अवेलेबल है, ठीक है। आप चाहो तो स्ट्रीम कोड वगैरह कुछ भी लिख सकते हो। तो जब तक साइंस स्ट्रीम अवेलेबल नहीं होगी तो कोई भी बच्चा साइंस स्ट्रीम ले सकता है? नहीं ले सकता, ठीक है। तो या तो मैं वो नल छोड़ दूँ या कुछ और स्ट्रीम दे दूँ, बट साइंस नहीं दे सकती, जो चीज़ आपके स्ट्रीम टेबल में नहीं है। तो ये ध्यान रखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो एक्यूरेट रहे, कंसिस्टेंट रहे। कौन बताता है ये सब? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की वजह से, ठीक है। It means that a foreign key in one table must match a primary key in another table. तो मैच करना चाहिए, या तो फिर अगर मैच नहीं कर रहा तो नल हो, बट वो एक्यूरेसी उसको मेंटेन करके रखनी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट कॉजेज आई स्ट्रेन एंड हाउ टू अवॉइड इट। आई स्ट्रेन मीन्स आंखों में दर्द। ये आपका किसकी वजह से हो सकता है? कि अगर आप अपना जो है काफ़ी देर तक लैपटॉप स्क्रीन टाइम आप लोगों का ज़्यादा है, तो आपकी जो इसकी जो लाइट्स होती हैं ग्लेयर, वो आपकी आइज़ पर इफेक्ट करती हैं, तो भी आपको आई स्ट्रेन हो सकता है। या फिर हो सकता है कि आप कहीं पर विंडो, आप मीन्स यहाँ पर काम कर रहे हो, ऊपर विंडो ओपन है, उसकी सीधा सनलाइट डायरेक्ट यहाँ पर आ रही है, ठीक है। आपकी विजन कुछ ठीक नहीं है, आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें कि जिसकी वजह से आपको विजन आई स्ट्रेन हो सकता है।
प्रिकॉशन क्या है कि अगर वो सामने से लाइट आ रही है विंडो की हेल्प से, तो आप अपने डेस्क या कंप्यूटर की स्क्रीन को इस तरीके से सेट कर लो कि वो जो डायरेक्ट लाइट है वो आपके सामने आंखों पर ना पड़े। अगर स्क्रीन टाइम ज़्यादा यूज़ करो, एंटी ग्लेयर ग्लासेस हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है हमारे पास, इमेजिन यू आर प्रिपेयरिंग अ सीरीज ऑफ स्कूल रिपोर्ट दैट नीड टू इंक्लूड योर स्कूल का लोगो, अ पिक्चर ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड अ स्टैंडर्ड फूटर होना चाहिए विद योर नेम एंड क्लास। इंस्टेड ऑफ एडिंग एंड फॉर्मेटिंग दीज एलिमेंट्स इंडिविजुअली इन ईच रिपोर्ट, यू यूज लिब्रे ऑफिस राइटर का टेम्पलेट ऑपरेशन हमने यूज़ किया। ठीक है, हाउ कैन वी अप्लाई द टेम्पलेट फ्रॉम द अवेलेबल टेम्पलेट लिस्ट। कि हमारे पास काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं, तो अगर मुझे अवेलेबल टेम्पलेट को अप्लाई करना है, सबसे पहले अगेन स्टेप्स आ गए हैं। फाइल मेन्यू पर जाओगे, टेम्पलेट्स में जाओगे, मैनेज टेम्पलेट में जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, फाइल में गए, टेम्पलेट्स में गए, मैनेज टेम्पलेट में गए, यहाँ पर ये आपके काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, तो इन द टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स यू विल सी अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल टेम्पलेट। सेलेक्ट द डिजायर्ड टेम्पलेट, जो भी टेम्पलेट आपको चाहिए। सपोज मुझे चाहिए ये सर्टिफिकेट वाला, इसको सिलेक्ट करोगे एंड देन क्लिक ऑन ओपन बटन। द न्यू डॉक्यूमेंट विद नेम एज अनटाइटल्ड विल बी ओपन विद द सेम कंटेंट। इसको मैंने ओपन पे क्लिक किया, ये न्यू डॉक्यूमेंट मेरा ओपन हो गया, ये सर्टिफिकेट वाला टेम्पलेट मेरा क्या हो गया, ओपन हो, राइट। तो मैं अब आपको जो भी इसमें चेंजेस करना है वो कर सकते हो और अपना फाइल को सेव कर दो। इसी का बी पार्ट क्या है, व्हेन इज एक्सपोर्टिंग द टेम्पलेट यूजफुल। एक्सपोर्ट, देखो टेम्पलेट्स में दो चीज़ें हैं, इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट मीन्स किसी चीज़ को मीन्स आपने जो टेम्पलेट बनाया उसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। जैसे इंडिया में हम लोग करते हैं ना, बाहर से कुछ सामान मटेरियल मंगाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इंपोर्ट मीन्स बाहर से सामान यहाँ पर आ रहा है और एक्सपोर्ट मीन्स यहाँ से सामान बाहर जा रहा है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट द टेम्पलेट मीन्स हमने टेम्पलेट बनाया, वो बाहर जा रहा है। बाहर मीन्स किसी के साथ हम शेयर करेंगे। एक इसका बेनिफिट क्या रहता है, शेयरिंग द टेम्पलेट। एक्सपोर्टिंग अलाउज यू टू शेयर द टेम्पलेट विद कलीग्स, आपको किसी कलीग्स के साथ शेयर करना हो। ठीक है, और अदर्स हु मे नीड टू यूज़ द सेम डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, या फिर जिसको वही सेम फॉर्मेट चाहिए हो डॉक्यूमेंट का, स्टाइल का, लेआउट का, उसके साथ भी आप अपना शेयर कर सकते हो। बैकअप करके रख सकते हो अपने टेम्पलेट का, इन केस अगर कोई आपका डेटा लॉस होता है, सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है या अपडेट करते हो, तो उस केस में आपका अगर एक्सपोर्ट कर लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बैकअप करके रख लिया। ट्रांसफ़र टेम्पलेट कि अगर आप अपना जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में टेम्पलेट को ट्रांसफ़र कर देते हो, वो भी आपका जो है अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम्स जो आपका वो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना ये सारे बेनिफिट रहेंगे टेम्पलेट को एक्सपोर्ट करने। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। इमेजिन यू आर अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजिंग अ फंड रेजिंग इवेंट ऑफ योर स्कूल क्लब के लिए फंड रेज कर रहे हो। यू हैव अ स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क that list donation from different sponsors. Okay, each sponsor has contributed multiple times and you need to summarize the total amount donated by each sponsor. Which tool is used? ग्रुपिंग कर रहे हैं तो क्या यूज होगा, सब टोटल। ठीक है, बस मुझे कैसे पता ग्रुपिंग कर रहे हैं, काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स हैं, डिफरेंट स्पॉन्सर हैं, आपको डेटा समराइज्ड फॉर्म में चाहिए। ठीक है, ईच हर एक स्पॉन्सर का चाहिए, तो दैट मीन्स मुझे अपना डेटा को ग्रुप करना है, और ग्रुप करना है तो क्या यूज होगा, सब टोटल। विच फंक्शंस कैन बी अप्लाइड टू द ग्रुप्ड डेटा, जो हमारा डेटा ग्रुप्ड है उस पर मैं कौन कौन से फंक्शंस अप्लाई कर सकती हूँ, सारे कर सकती हूँ, सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट, ये सारे। विच मेन्यू ऑप्शन इज यूज टू अप्लाई दिस टू, सब टोटल के लिए मेरे पास कौन सा मेन्यू है, डेटा मेन्यू। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ई और प्लस और माइनस, कि जब भी हम ग्रुपिंग करते हैं ना तो ये दो सिंबल आते हैं प्लस और माइनस के, एक्सपेंड और कोलैप्स जिसको हम बोलते हैं। तो प्लस से आपकी डिटेल्स ज़्यादा दिखेंगी, दैट मीन्स एक्सपेंड, और माइनस से वो आपके क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट आर डेटा मॉडल्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल। तो डेटा मॉडल्स क्या होते हैं, सी आपका जो डेटाबेस है उसमें हम काफ़ी सारा डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कराते हैं। तो दिस स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज नोन एज डेटा मॉडल दैट डिस्क्राइब द मैनर इन विच डेटा विल बी स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड। मीन्स कि आपके पास जो इतना सारा डेटा है, आप उसको किस तरीके से, किस फॉर्म में स्टोर करा रहे हो, किस तरीके से रिट्रीव करा रहे हो डेटा को, वो आपका क्या बताता है, डेटा मॉडल। तो वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल, हायरार्किकल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल एंड रिलेशनल डेटा मॉडल। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका हायरार्किकल डेटा मॉडल।
हायरार्किकल डेटा मॉडल में आपका ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ट्री होता है, ट्री में आपका क्या होता है, नीचे रूट होती है, ऊपर ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। तो ये आपका एक टाइप का इन्वर्टेड ट्री कह सकते हैं, या फिर ये आपका ये हो गया ट्री। इस तरीके से आपका हायरार्किकल डेटा मॉडल में डेटा ऑर्गेनाइज होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है नेटवर्क डेटा मॉडल। इन दिस मॉडल मल्टीपल रिकॉर्ड्स आर लिंक्ड टू सेम मास्टर फाइल। मीन्स ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, इसको मैं लिंक कर रही हूँ सेम मास्टर फाइल से, तो दैट मीन्स ये आपका इन्वर्टेड ट्री लाइक स्ट्रक्चर हो गया। इट इज ऑल्सो कंसिडर, आगे वाला इट इज ऑल्सो कंसिडर एज एन इन्वर्टेड ट्री वेयर मास्टर इज प्रेजेंट इन द बॉटम। ये आपका मास्टर एंड द ब्रांचेस कंटेनिंग इंफॉर्मेशन लिंक्ड टू द मास्टर। ये सारी ब्रांचेस हैं, ये किससे कनेक्ट है, आपके मास्टर से। नेक्स्ट है लास्ट है आपका रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल में आपका जितना भी डेटा होगा सारा का सारा टेबुलर फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये आप जो RDBMS वगैरह, लिब्रे ऑफिस बेस ये सब पढ़ रहे हो, ये आपका रिलेशनल डेटा मॉडल पर बेस है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 हमें कहता है, इमेजिन यू आर अ सेफ्टी ऑफिसर overseeing electrical maintenance work at a manufacturing plant. To spread the awareness among your team, you have to conduct a training on safety measures. List out electrical rescue techniques which you will discuss with them. ठीक है, आप सेफ्टी ऑफिसर ओवरसीइंग इलेक्ट्रिकल मीन्स बिजली का काम देख रहे हैं एक तरीके से, तो आपको अवेयरनेस स्प्रेड करनी है। तो आप क्या क्या करोगे, अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, अप्रोचिंग द एक्सीडेंट, नेवर रश इनटू एन एक्सीडेंट सिचुएशन। भीड़ भाड़ तो वहाँ पर करनी नहीं है। इमरजेंसी नंबर दे रखा 108, इसको कॉल कर सकते हो। एक्सीडेंट प्लेस को ध्यान से आपने कॉशियसली अप्रोच करना है, वहाँ पर जाना है। फिर जहाँ पर ये वारदात हुई है, मीन्स ये इंसिडेंट हैपन हुआ है, उसको अच्छे से एग्जामिन करना है। विजुअली एग्जामिन विक्टिम्स टू डिटरमाइन इफ देयर इन कॉन्टेक्ट विद एनर्जाइज्ड कंडक्टर्स और नॉट, कि उनके अंदर फिलहाल करंट है या नहीं है, या किसी एनर्जाइज्ड उनका कॉन्टेक्ट तो नहीं हुआ है। तो भी आपके मेटल के सरफेसेस है नियर द विक्टिम इटसेल्फ मे बी एनर्जाइज्ड, उसमें भी हो सकता है कि करंट आ जाए, और जिस व्यक्ति को करंट आया हो आपने उसको डायरेक्ट नहीं छूना है, वरना वो करंट आप में भी पास ऑन हो जाएगा। और स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इफ पॉसिबल। हैजार्ड्स और सॉल्यूशन क्या है, बी अलर्ट फॉर हैजार्ड, हीटेड सरफेस और इन सब के बारे में आपको अलर्ट रहना है। और अगर स्विच ऑफ नहीं किया पावर को तो एक्सट्रीम केयर बहुत ध्यान रखना है। हाथ पैर गीले नहीं होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए। प्रोटेक्टिव जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, ग्लव्स हो गए, शूज़ हो गए, गोगल्स हो गए, ये सब आप लगा सकते हो। यूज़ नॉन कंडक्टिव मटेरियल टू रिमूव अ विक्टिम फ्रॉम द कंडक्टर। मीन्स अगर विक्टिम के अंदर करंट है तो आपका नॉन कंडक्टिव मटेरियल, कि अगर मैं उसको किसी चीज़ ऐसी चीज़ से छुड़वाऊँ कि जिसमें करंट पास ऑन ना हो, वो चीज़ यूज़ करोगे। हाई वोल्टेज से कैसे रेस्क्यू करोगे, स्पेशल ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर रेस्क्यूज इफ हाई वोल्टेज इज़ प्रेजेंट। अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज प्रेजेंट है तो इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड रहती है, वो ट्रेंड स्टाफ होता है, वही इस चीज़ को हैंडल करेगा। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सच एज ग्लव्स एंड शूज़ पहने होने चाहिए। फर्स्ट एड CPR दे दो अगर रिक्वायर्ड है तो। अगर विक्टिम को सांस आ रही है, हार्ट बीट आ रही है तो उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड कर दो, शॉक के लिए ट्रीट करो। इंश्योर द विक्टिम गेट्स मेडिकल केयर एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आपने इसमें ध्यान रखनी। नाउ नेक्स्ट इज लास्ट है क्वेश्चन नंबर 21। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल एम्प्लॉय। अभी एम्प्लॉय टेबल में आपका एम्प्लॉय ID, नेम, सैलरी और डेजिग्नेशन ये सब दे रखा है, राइट। तो यहाँ पर आपको ये डेटा गिवन है। ए पार्ट में कहते हैं कि यू आर टास्क्ड विद डिजाइनिंग अ न्यू एम्प्लॉय डेटाबेस फॉर योर कंपनी बेस्ड ऑन द गिवन टेबल स्ट्रक्चर। आइडेंटिफाई द फील्ड्स दैट वुड बी नेसेसरी टू स्टोर की इंफॉर्मेशन अबाउट ईच एम्प्लॉय। तो आइडेंटिफाई द फील्ड्स, अगर मुझे क्या करना है, सब एम्प्लॉयज़ की सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराना है, तो कौन कौन सी फील्ड्स आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगी, सारी एम्प्लॉय ID भी, नेम भी, सैलरी भी, डेजिग्नेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिख दोगे। नेक्स्ट है एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यू नीड टू इंश्योर ईच एम्प्लॉय हैज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर। तो विच फील्ड इन द टेबल वुड यू चूज एज द प्राइमरी की एंड वाई। एम्प्लॉय ID वाले कॉलम को मैं प्राइमरी की बना सकती हूँ बिकॉज ये सभी रिकॉर्ड्स के लिए, सभी एम्प्लॉयज़ के लिए क्या होगी, यूनिक होगी। नेक्स्ट इज C पार्ट। During a review of the employee database,
you realize there could be another field apart from the primary key that can uniquely identify a record. अब आपको लगा कि जब आप डेटाबेस को रिव्यू कर रहे थे एक कॉलम और ऐसा होना चाहिए थी प्राइमरी की के अलावा जो आपके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे, तो आपको बताना है कि वो ऑल्टरनेट की कौन सी हो सकती है। कॉम्बिनेशन लिख सकती हूँ मैं एम्प्लॉय आईडी का और नेम का, बिकॉज अलग से नेम भी आपका यूनिक नहीं होगा, सैलरी भी रिपीट हो रही होगी, डिजिग्नेशन भी रिपीट हो रहा होगा। तो एम्प्लॉय आईडी प्लस नेम आप लोगों का कॉम्बिनेशन में हम ले सकते हैं ऑल्टरनेट की। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉय आईडी एंड नेम। नेक्स्ट इज डी पार्ट, यू आर इंटीग्रेटिंग द एम्प्लॉय टेबल विद अनदर टेबल के साथ मैं उसको इंटीग्रेट कर रही हूँ दैट स्टोर्स डिपार्टमेंट की डिटेल्स हैं। Explain how you would use the primary key from the employee table and a foreign key in the department table to establish a relationship between two tables. Illustrate with the help of an example. तो ऑब्वियसली इसके लिए अगर मुझे दो टेबल्स को लिंक करना है आपस में, कौन सा कंसेप्ट यूज होगा? फॉरेन की का। तो फॉरेन की के लिए आपको क्या करना होगा? दो टेबल्स पर काम करोगे, एक कॉलम दोनों टेबल में सेम जरूर होगा जिसके थ्रू मैं दोनों को क्या करूँगी? आपस में लिंक करूँगी। तो वो जो कॉलम सेम है आपका दोनों टेबल्स में, वो कॉलम आपका एक टेबल के लिए प्राइमरी की का काम करेगा, दूसरी टेबल के लिए वही कॉलम आपका फॉरेन की का काम करेगा। तो आंसर आप ऐसे लिखोगे, फॉरेन की लिंक्स टू अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप, एम्प्लॉय आईडी इन ऑर्डर्स रेफरेंसिंग एम्प्लॉय आईडी इन एम्प्लॉय। तो यहाँ तक ही आपका, आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, राइट। तो बिल्कुल आपका ये जो सैम्पल पेपर है सीबीएसई इशूड सैम्पल पेपर फॉर सीबीएसई क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं बचा होगा। और स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो डू प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। प्लस आप लोगों का जो 10th का कंप्लीट सिलेबस है बेस्ड ऑन लिब्रे ऑफिस, वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, उसका जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी। अदरवाइज आप चैनल विजिट करके कोई भी वीडियो वहाँ पर सर्च करके देख सकते हैं। सारा का सारा कंटेंट, इवन जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं वो भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, वो भी आप देख सकते हो। नोट्स परचेज करने हैं उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सैम्पल पेपर और मार्किंग स्कीम डाउनलोड करनी है उसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड ऑन कर दूँगी। So that's all for this video, and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Bye bye.